In today's class, we are going to discuss HPLC. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं. हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं क्रोमेटोग्राफी के. उसके बाद हमने पढ़ी थी थ्योरीज. उसके बाद हमने पढ़ी थी पेपर क्रोमेटोग्राफी, देन TLC, देन कॉलम, गैस क्रोमेटोग्राफी. एंड अब 2 टॉपिक्स और बचे हैं एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ GCART व्हिच इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. दैट इज HPLC एंड HPTLC. आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं. तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे HPLC और HPTLC के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो HPLC की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है? हाई परफॉर्मेंस यस, इट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. और कुछ बुक्स में आपको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी लिखा हुआ मिलेगा. सो मेनली HPLC क्या है? इट इज अ ऑटोमेटेड फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. अब हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी लास्ट क्लास में पढ़ी थी. जो प्रोसीजर है वही फॉलो होता है सेम यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, बट ये ऑटोमेट हो गई. हमने इसको ऑटोमेटेड कर लिया कि अब ये सारे के सारे जो इसके फंक्शंस हैं वो एक कंप्यूटर से प्रोवाइड होंगे. यानी कि जो एनालिस्ट है वो इंफॉर्मेशन डालेगा कंप्यूटर में और कंप्यूटर जो है सिस्टम को कमांड देगा कि अब ये चेंजेस तेरे को करने हैं. सो दैट्स व्हाई हमने इसको ऑटोमेट कर लिया इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC. सो HPLC में क्या होता है, आपका जो स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज होता है वो काफी कम हो जाता है. इट इज बिटवीन 3.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर. ओके. अब अगर आप सोच के देखोगे कि जैसे एक कॉलम है, इसके अंदर आपका स्टेशनरी फेज पैक है और स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा छोटे हैं. अब अगर आप इस पे मोबाइल फेज रन करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जब स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स छोटे हो गए हैं तो मोबाइल फेज को रन होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, तो वो बहुत स्लोली मूव करेगा और कॉलम के थ्रू पास होगा. तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रेशर अप्लाई कर दिया. साइंटिस्ट ने क्या किया कि कॉलम से पहले एक पंप लगा दिया जो कि प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो मोबाइल फेज है उसकी स्पीड बढ़ जाती है. या ये समझ लो कि मोबाइल फेज को पीछे से किसी ने बहुत ज्यादा स्पीड से धक्का दे दिया तो अब क्या होगा, मोबाइल फेज तेज भागेगा. तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है मेनली कॉलम क्रोमेटोग्राफी से? एक तो आपकी स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज छोटा हो गया, दूसरा आपका जो प्रेशर है वो यहाँ पे अप्लाई होता है. अब कितना प्रेशर अप्लाई होता है HPLC में? इट इज बिटवीन 3000 टू 4000 psi. दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो स्टेशनरी फेज का साइज कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है. The pressure which is applied is 3000 to 4000 psi. अब इन दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, स्टेशनरी फेज का साइज कम हो गया तो जो हमारा सॉल्यूट है उसको एक तरह से एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया.
एंड ऑल्सो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो मोबाइल फेज क्या होगा, वो जल्दी रन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो आपका ओवरऑल एनालिसिस का टाइम है, यानी कि जो रन टाइम है आपके मोबाइल फेज का, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे हमारी टाइम की भी बचत होती है, और टाइम की बचत के साथ साथ हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होती है पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की। दैट्स वाई आज के टाइम में HPLC सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है, रिसर्च में भी और इंडस्ट्रीज में भी। सो हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी। तो आप में से कोई बता सकता है कि वैन डीमटर इक्वेशन क्या थी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए? नॉर्मली वैन डीमटर इक्वेशन क्या होती थी, A+B/μ+C/μ। बट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के केस में क्या होता था, मल्टीपाथ इफेक्ट तो होता था बट लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन नहीं होता था। A इज फॉर मल्टीपाथ इफेक्ट एंड B इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो जो नई इक्वेशन आपकी बनती थी LC के लिए, यानी कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए, दैट वाज A+C/μ। This is the Van Demeter equation for liquid chromatography and this is important. इस पे आपको ऑलरेडी MCQs बहुत सारी जगह दिख जाएंगे। हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ HPLC। तो इसमें भी वही सेम रहते हैं, नॉर्मल फेज HPLC एंड रिवर्स फेज HPLC। नॉर्मल फेज में क्या होगा, स्टेशनरी फेज कैसा होगा, मोबाइल फेज कैसा होगा? आंसर दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर क्लास में डिस्कस होता है। गौरवी, ईशा, कोई तो बताओ यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैम नॉर्मल में स्टेशनरी फेज पोलर होगा एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, नॉर्मल। जब आंसर पता है तो बोला करो ना। एंड रिवर्स फेज में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, स्टेशनरी फेज आपका रहता है नॉन पोलर एंड जो मोबाइल फेज होता है दैट इज पोलर। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो आपके ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमें एनालाइज करना होता है, दे आर पोलर इन नेचर, मेजॉरिटी। अगर हमें कोई पोलर कंपाउंड एल्यूट करना है, ध्यान से सुनना, हमें कोई पोलर कंपाउंड एल्यूट करना है तो हम किस तरह की क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, नॉर्मल फेज या रिवर्स फेज? रिवर्स। राइट, रिवर्स। राइट। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ कि हम क्या चाहते हैं, हमें इतना पता है कि कॉलम के बाद एक मशीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है डिटेक्टर। हमारा मेन एम क्या रहता है कि ऊपर से जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं अपना, या जो हम सैंपल डाल रहे हैं या एनालाइट डाल रहे हैं, कुछ भी कह लो उसको, जो कि हमें सेपरेट करना है, हमारा एम है कि वो कम टाइम में डिटेक्टर के पास पहुंच जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने मोबाइल फेस को ऐसा रखना पड़ेगा जिसका जो नेचर है हमारे एनालाइट से मैच करता हो। अब हमारे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं पोलर, दैट्स वाई ज़्यादातर मोर देन 80% केसेस में जो आपको HPLC का मेथड मिलेगा कहीं पे भी रिसर्च में, एकेडमिक्स में, अगर आप रिसर्च पेपर्स भी सर्च करोगे, वो होगा रिवर्स फेज HPLC।
तो रिवर्स फेज HPLC ही सबसे ज़्यादा यूज होती है। नॉर्मल फेज HPLC के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो अभी फिलहाल हमें नीड करने की मतलब हमें डिस्कस करने की नीड यहाँ पे नहीं है। हमें बस यहाँ इतना मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं पोलर, और जिसके लिए हम यूज करते हैं रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हम किस तरह का स्टेशनरी फेज यूज करते हैं HPLC में। सो हमें इतना तो पता है कि जो भी हम स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं उसका जो पार्टिकल साइज होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 3 माइक्रॉन्स टू 10 माइक्रॉन्स। टिपिकल जो यूज होता है वो 5 माइक्रॉन का यूज होता है, कॉमनली यूज जो कॉलम्स हैं, बट ये रेंज आपकी रहती है 3 माइक्रॉन टू 10 माइक्रॉन। नाउ आप कौन सा स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो नॉर्मल फेज HPLC तो हमें इतना पता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने स्टेशनरी फेज को पोलर रखना है। एंड वन मोर थिंग, HPLC में जो आपका सबसे ज्यादा स्टेशनरी फेज यूज होता है वो होता है सिलिका जेल। चॉइसेस और भी हैं बट सिलिका जेल इज द बेस्ट वन। सो हमें क्या करना है, हमें स्टेशनरी फेज को पोलर रखना है। वैसे तो सिलिका जेल अपने आप में ही एक पोलर कंपोनेंट है, बट हमें अगर इसे और पोलर बनाना है तो हम इसके कुछ डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। एंड कॉमनली यूज्ड स्टेशनरी फेज यानी कि सिलिका जेल के जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी में यूज होते हैं, दोज आर एलाइल नाइट्राइल और वी कैन से एल्काइल अमीन डेरिवेटिव्स। ये आज तक वैसे मैंने किसी पेपर में देखा तो नहीं है, बट स्टिल आप इसको नोट कर लो, शायद ये पूछा जाए। देन कम्स कि हम रिवर्स फेज के लिए कौन सा स्टेशनरी फेज यूज करते हैं अगर हमें रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर्स में आपको दिख जाएगा। सो रिवर्स फेज HPLC में हमें स्टेशनरी फेज कैसा रखना है अपना, नॉन पोलर। एंड हमें इतना पता है कि जो सिलिका जेल है उसके सरफेस पे OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट इज लाइक SiOH ग्रुप्स, कुछ इस तरह के। अब इन OH ग्रुप्स की वजह से ये पोलर बन जाता है, बट हमें क्या करना है, हमें तो नॉन पोलर बनाना है इसको। सो अब हम क्या करेंगे, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड कैपिंग। कैपिंग से आप समझ रहे होंगे कि ये जो OH ग्रुप है किसी भी तरह करके इसकी पोलैरिटी कम करनी है या इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने नॉर्मल जो हमारे पास सिलिका जेल होता है इसकी एक रिएक्शन कराते हैं। और रिएक्शन कुछ ऐसे ग्रुप्स से कराते हैं जिनमें की स्ट्रेट चेन, कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो। मेनली जो हम यूज करते हैं वो C8 या C18। एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें एक केमिकल रिएक्शन की तो इट इज लाइक SiOH जो आपका नेटिव सिलिका जेल है ओरिजिनल फॉर्म में, इसको आप रिएक्ट करा रहे हो एक ऐसी एल्काइल स्ट्रेट चेन के साथ जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो आएगा वो क्या होगा, रिएक्शन के बाद ये वाला OH निकलेगा और ये वाला H निकलेगा, इट इज -H2O एंड देन इट विल बी लाइक SiO R। तो ये R क्या है आपका, ये आपका स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप है। और स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप कैसी होगी, नॉन पोलर। तो अब जो हमारा सिलिका जेल है वो एक नॉन पोलर स्टेशनरी फेज में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर दिस रिएक्शन। इस तरह की अगर आपको और रिएक्शंस देखनी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप चटवाल में देख सकते हो, HPLC का जो चैप्टर है उसके चौथे पेज पे आपको एक पूरा रिएक्शंस का पेज मिल जाएगा।
दिस इज द मोस्ट जनरल रिएक्शन। रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आप अपनी स्टेशनरी फेज को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो पोलर से नॉन पोलर में, एंड इट इज ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस R? तो मेनली हम जो आई एम इरेजिंग दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट। सो मेनली जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि वो जो रिएक्शन में R था, या तो वो होता है C8 या होता है वो C18। कॉमनली यूज जो होता है सबसे ज्यादा वो होता है C18 सिलिका जेल बोलते हैं इसको, और इसका एक कॉमन नेम होता है ODS, दैट इज ऑक्टा डिसाइल सिलिका जेल। एंड C8 भी यूज होता है बट काफी कम, मेनली जो यूज होता है वो C18 होता है, एंड इट इज कॉल्ड ऑक्टाइल सिलिका जेल। एंड एक और तरह का ग्रुप होता है आपका फिनाइल ग्रुप। सेम वे में जैसे आपने C8 यानी कि जो आपका R था रिएक्शन में जो यूज किया था हमने OH, स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप तो होते ही हैं, ये C18 तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है, बट एक और होता है फिनाइल ग्रुप। इसमें आप क्या करते हो, जैसे आपकी एक बेंजीन रिंग होती है, सही से ड्रॉ कर दो, ये तो एक सिंपल बेंजीन रिंग हो गई, बट फिनाइल ग्रुप में क्या होता है, आपका कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये X ये प्रेजेंट होता है। सो क्या होता है, ये X के साथ रिएक्शन होती है SiOH की, एंड जो भी ग्रुप एलिमिनेट होना होता है वो हो जाता है, एंड जो आपके पास लास्ट में बनता है इट इज समवॉट लाइक दिस। सो इट इज कॉल्ड फिनाइल सिलिका जेल। वैसे इसको बोलते नहीं है, बट आप याद करने के लिए अपने लिए लाइक तरह से याद करने के लिए आप इसको लिख सकते हो। तो मेनली जो 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं फॉर कन्वर्टिंग पोलर सिलिका जेल टू नॉन पोलर सिलिका जेल, ये 3 हमारे पास होते हैं, C8, C18 और एक फिनाइल। दिशानी, आपने क्वेश्चन पूछा था ना एक जिसमें हमें कंफ्यूजन थी कि बेंजीन है और वो है क्या कहते हैं, यस मैम, सिलिकॉन ऑयल। हाँ यस मैम। अगर उसमें बेंजीन की जगह फिनाइल ग्रुप भी लिखा होता ना तो भी वो आंसर सही होता, बट बेंजीन एक तो मुझे कहीं पे दिखा नहीं, मैंने बहुत सर्च किया नेट पे। हाँ, सिलिकॉन ऑयल मुझे दिखा था 1-2 रिसर्च पेपर्स में, क्योंकि बेंजीन में अगर आप देखोगे तो आपके पास कोई रिएक्शन कराने के लिए ग्रुप ही नहीं है, उसमें ये ग्रुप ही एब्सेंट है। दैट्स व्हाई बेंजीन सही आंसर शायद से नहीं है उसका, तो उसका जो सही आंसर होगा वो सिलिकॉन ऑयल ही होगा। और एक और तरीका होता है जिससे कि आप अपने पोलर सिलिका जेल को कन्वर्ट कर सकते हो नॉन पोलर में, एंड दैट इज इम्प्रेग्नेट सिलिका जेल विथ पैराफिन ऑयल। एक नॉर्मल सी बात है कॉमन सेंस वाली कि जब आप किसी भी पार्टिकल की कोटिंग करा दोगे ऑयल से तो वो ऑटोमेटिकली नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑयल इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर सब्सटेंस। दिस इज important too. So this is how you can convert your polar silica gel to non-polar silica gel. Any doubts? Then comes the mobile phase. मोबाइल फेज हम कौन सा यूज करते हैं HPLC में? तो वी सिलेक्ट आवर मोबाइल फेज ऑन द बेसिस ऑफ इलियोट्रोपिक सीरीज।
एलियोट्रॉपिक सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, टीएलसी में भी, कॉलम में भी। एंड जो कॉमनली यूज्ड आपके मोबाइल फेज होते हैं, दोज आर मीथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल एंड वाटर। These three are the commonly used mobile phases. बाकी चॉइसेस और भी होती हैं एज पर दी एलियोट्रॉपिक सीरीज कि हमें कितनी पोलैरिटी का मोबाइल फेज बनाना है, एलियोट्रॉपिक सीरीज से हम डिसाइड कर सकते हैं। देन एक बार हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। सो ये एक ब्लॉक डायग्राम है एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं आपके सॉल्वेंट रिजर्वियर्स। सॉल्वेंट रिजर्वियर्स यानी कि जहाँ पे आपके मोबाइल फेस प्रिपेयर करके हम रखेंगे। मेनली दो तरह के, अभी चलो वो तो मैं अलग से बता दूंगी, एक बार ब्लॉक डायग्राम बता देती हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्वेंट रिजर्वियर्स हैं, उसके बाद होता है डीगैसर। ये डीगैसर क्या करते हैं, जो भी आपके मोबाइल फेज में डिजॉल्व गैसेस होती हैं उसको रिमूव करते हैं। देन कम्स मिक्सिंग वेसल, और इसको सॉल्वेंट मिक्सिंग वॉल्व भी बोलते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें क्या होगा, अगर कोई भी मिक्सिंग की नीड है कि हमें सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 को मिक्स करना है, तो मिक्सिंग वॉल्व में वो मिक्स हो जाएंगे। कंप्यूटर से हम कमांड दे देंगे और वो अपने आप इंस्ट्रूमेंट में मिक्स हो जाएंगे। देन कम पंप्स। पंप्स में क्या होगा, आपके मोबाइल फेस को कॉलम में पंप करने के लिए जितने भी प्रेशर की नीड है वो आपका पंप प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ से आपका जो मोबाइल फेस है वो पंप अप हो गया, यानी कि उस पर प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ के क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी फ्लो होने की। देन कम्स दी प्री कॉलम, इसको हम गार्ड कॉलम भी बोलते हैं। गार्ड कॉलम एक छोटे लेंथ का कॉलम होता है, समवॉट लाइक दिस। इट इज अप टू 2 to 10 सेंटीमीटर के बीच में होता है। एंड मेनली इसका काम क्या होता है कि ये जितनी भी कंटामिनेंट्स हैं, यानी कि जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं आपके मोबाइल फेस में, उसको ट्रैप करता है। देन कम्स दी फ्लो स्प्लिटर, छोड़ दो। फिर आता है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट। इसमें क्या होता है, जो भी आपका सैंपल है जो आपको एनालाइज करना है, जो आपको सेपरेट करना है, इस पॉइंट से जो सैंपल है वो जाता है डायरेक्टली कॉलम में। यानी कि एक सीरिंज होती है, मेनली ये सैंपल इंजेक्शन पोर्ट कुछ नहीं है, ये एक सीरिंज है, और सीरिंज लेगी आपका सैंपल थ्रू अ वायल। वायल मतलब एक छोटी सी बॉटल होती है जिसमें कि आपका सैंपल आप रखते हो 1 ml तक। इट टेक्स द सैंपल, सीरिंज टेक्स द सैंपल, एंड वो सैंपल भेज दिया जाता है एनालिटिकल कॉलम में। एनालिटिकल कॉलम इज द मेन कॉलम, इसी में ही आपका सेपरेशन परफॉर्म होता है। सो इसकी क्या खासियत होती है कि ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू प्री कॉलम यानी कि गार्ड कॉलम। गार्ड कॉलम का काम सिर्फ ये था कि वो आपकी इम्प्यूरिटीज को ट्रैप करेगा, कंटामिनेशन को ट्रैप करेगा, और एनालिटिकल कॉलम इज सर्विंग द मेन पर्पस ऑफ सेपरेशन। देन आफ्टर द एनालिटिकल कॉलम्स देयर कम्स डिटेक्टर। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि आपका कौन सा एनालाइट एल्यूट हुआ है। एंड देन कम्स द रिकॉर्डर। रिकॉर्डर मेनली एक कंप्यूटर होता है जिसमें कि आपका क्रोमैटोग्राम बन के आ जाता है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। फर्स्ट वी हैव रिजर्वियर्स, सॉल्वेंट रिजर्वियर्स, देन उनकी मिक्सिंग होती है, नहीं पहले सॉल्वेंट रिजर्वियर होते हैं, फिर उनकी डीगैसिंग होती है, फिर मिक्सिंग होती है। देन मोबाइल फेस को पंप कर देते हैं। मोबाइल फेस पहले जाता है प्री कॉलम में यानी कि गार्ड कॉलम में, उसके बाद सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। वो सैंपल और मोबाइल फेस जाते हैं एनालिटिकल कॉलम में, जहाँ पे कि मेन सेपरेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। एंड देन जो एल्यूट होता है वो निकल के जाता है डिटेक्टर में, एंड देन रिकॉर्डर में हमारा क्रोमैटोग्राम विजिबल होता है। सो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट रिजर्वियर्स।
तो मेनली अगर आपके सॉल्वेंट रिजर्वियर में आपकी 2 बॉटल्स रखी हैं तो वो होगा बाइनरी सिस्टम, एंड अगर 4 रखी हैं तो वो होगा क्वाटरनरी सिस्टम। ज़्यादातर HPLCs में ये वाला होता है, क्वाटरनरी सिस्टम्स, लाइक जितना मैंने देखा है अभी तक। एंड मेनली क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पे आपका मोबाइल फेज स्टोर होता है। देन कम्स द मोबाइल फेज डीगैसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड क्या है मोबाइल फेज को डीगैस करने की? हाँ ठीक है, माना कि उसमें कुछ डिजॉल्व गैसेस होंगी, बट व्हाट इज द नीड? सो द मेन पर्पस इज कि हमें बबल्स फॉर्मेशन को अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग द chromatographic process. That's why we degas our mobile phase. And mainly mobile phase degassing किस तरह से होती है? या तो आप हीलियम पर्जिंग करते हो, या फिर आप मोबाइल फेज को फिल्टर करते हो ओवर वैक्यूम। Then comes solvent mixing valves. Or we can say solvent proportioning valves. As the name indicates, यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है, यानी कि अगर मोबाइल फेज है, उनकी अगर आपको कोई मिक्सिंग करनी है तो यहाँ पे वो मिक्सिंग परफॉर्म होगी। एंड आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट इल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, ऑलरेडी कॉलम क्रोमैटोग्राफी में पढ़ाया था। आइसोक्रेटिक में आपका एक ही तरह का मोबाइल फेज पूरे के पूरे क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस में रन होगा, और ग्रेडियंट में आप उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हो। Then comes HPLC pump, जो कि मोबाइल फेज को धक्का देता है कि थोड़ा सा तेज भाग। सो ये 2 तरह के होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पंप एंड कांस्टेंट फ्लो पंप। कांस्टेंट प्रेशर पंप में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वो तो थ्रू आउट द एनालिसिस कांस्टेंट रहता है, बट फ्लो रेट चेंज हो सकता है। एंड कांस्टेंट फ्लो पंप में क्या होता है कि आपका जो फ्लो रेट है मोबाइल फेज का वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट जो प्रेशर है वो हल्का फुल्का वैरी हो सकता है। देन कम्स द सैंपल इंजेक्टर। सो ऑटोमेटेड सैंपल इंजेक्टर यहाँ पे यूज होता है थ्रू अ माइक्रो सिरिंज, मेनली ऑटो इंजेक्टर बोलते हैं उसको। एंड मेनली ये बहुत कम क्वांटिटी में भी आपका सैंपल ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 माइक्रोलीटर्स इंजेक्ट कराना है कॉलम में तो 20 का ले लेगा, 30 का ले लेगा। मेनली ये सेटिंग आपको खुद से कंप्यूटर में फीड करनी होती है। देन मेनली इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इंजेक्टर को माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग। Then comes the column. So as we have discussed, 2 तरह के कॉलम्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज प्री कॉलम और गार्ड कॉलम। एज द नेम सजेस्ट, प्री कॉलम मतलब कि जो मेन कॉलम है उसके पहले लगा होगा। एंड गार्ड कॉलम, गार्ड कौन होता है? जो थोड़ी सी देखभाल करता है घर की, वही काम है इसका। तो इसका मेन क्या है, टू ट्रैक कंटामिनेशन। और वी कैन से टू ट्रैक इम्प्यूरिटीज।
and it is placed before the analytical column. मेनली इसका काम क्या होता है, जब सारी की सारी इम्प्यूरिटीज एनालिटिकल कॉलम से पहले ही रुक जाएंगी, मतलब जो एनालिटिकल कॉलम है वो आपका देर में खराब होगा, यानी कि उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी. सो द मेन फंक्शन ऑफ प्री कॉलम, और वी कैन से द मेन फंक्शन ऑफ गार्ड कॉलम, इज टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एनालिटिकल कॉलम. मेनली इसकी जो लेंथ होती है गार्ड कॉलम की, ये एनालिटिकल कॉलम से छोटी होती है. द टिपिकल लेंथ इज 2 to 10 सेंटीमीटर. एंड हाँ, स्टेशनरी फेज में कभी कभी कुछ, मतलब स्टेशनरी फेज वैसे तो सिलिका जेली यूज होता है, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में या कुछ केसेस में जो साइज है स्टेशनरी फेज का वो वैरी हो सकता है. जैसे एनालिटिकल कॉलम में हम बहुत ही छोटा साइज रखते हैं, तो मे बी गार्ड कॉलम में जो स्टेशनरी फेज का साइज है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी आपका जो स्टेशनरी फेज का साइज है वो एनालिटिकल कॉलम के स्टेशनरी फेज के साइज के इक्वली रहेगा. So these are the features of the pre-column or guard column. Now next we are going to discuss the analytical column. Analytical column, I think I have an image like this. ये जो आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं ये एनालिटिकल कॉलम्स हैं. तो इनकी जो टिपिकल लेंथ होती है वो होता है 15 to not 15 10 to 25 सेंटीमीटर. दिस इज द टिपिकल लेंथ. एंड जो इंटरनल डायमीटर होता है इट इज 4.6 मिलीमीटर्स. एंड जो स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज है वो काफ़ी छोटा रहता है. इनमें रेंज तो होती है 3.5 to 10 माइक्रोमीटर की, ये डिस्कस किया था हमने, बट टिपिकल जो होता है वो 5 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल साइज के जो स्टेशनरी फेज होते हैं वो कॉलम के अंदर यूज होते हैं. एंड जो मेन सेपरेशन प्रोसेस है वो एनालिटिकल कॉलम में ही परफॉर्म होता है. These are the features of analytical column. Sorry. One more thing. जैसे हमने स्टेशनरी फेज डिस्कस किए थे ना, C8, C18, फिनाइल, रिवर्स फेज के स्टेशनरी फेज, तो जो आप स्टेशनरी फेज यूज करोगे उसी हिसाब से आपके कॉलम का नेम भी चेंज हो जाता है. यानी कि जिस कॉलम में C18 स्टेशनरी फेज होगा that will be called C18 column. C8 वाला C8 column. Then phenyl stationary phase वाला phenyl column. So ये different types of columns हैं. C8 column, C18 column and phenyl column. अब बात करते हैं applications की. तो HPLC सबसे अच्छा टूल है फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. फॉर द सेपरेशन एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स.
मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप एनालाइज कर सकते हो इससे। देन वन मोर थिंग, एक दो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं जिसमें कि वो आपको ये बोल के कंफ्यूज कर देते हैं कि जो HPLC है वो आपका स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन के लिए यूज होता है, बट ये बात एकदम गलत है। HPLC स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन के लिए कभी यूज नहीं होता। स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन के लिए हमारे पास दूसरी टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो इसी पे बेस आपका एक क्वेश्चन आपको अराउंड लास्ट के 2 साल के किसी पेपर में मैंने देखा था, उसमें मिल जाएगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन, इट इज ओनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन, identification, determination and the best tool for quantitative analysis. Now comes the detectors which are used in HPLC. So ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, खाली हमें नाम याद रखने हैं। कॉमनली यूज डिटेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं UV विजिबल, डायोड एरे डिटेक्टर, एंड PDA। इसको डैड बोलते हैं और PDA इज फोटो डायोड एरे। Then the other detectors are fluorescence detector, electrochemical detector, refractive index detector, conductivity detector and mass detector। आज के टाइम में जो कॉमनली यूज होते हैं वो होता है मास, UV विजिबल, डायोड एरे एंड PDA। बाकी कुछ केसेस में ये भी यूज हो जाता है, बट आपको याद सारे रखना है। एनी डाउट्स? देन एक और HPLC से मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड UPLC और UHPLC भी बोलते हैं इसको। U is for ultra performance liquid chromatography। अब हाई परफॉर्मेंस में तो हमें पता था वो हाई परफॉर्मेंस क्यों है, क्योंकि उसमें हमने स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज कम कर दिया और साथ ही साथ प्रेशर लगा दिया। अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, हम प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मोबाइल फेज और तेज भागेगा और जो पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का टाइम है वो और कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज UPLC। तो जो प्रेशर एम्प्लॉय होता है UPLC में, इट इज बिटवीन 6000 psi to 15,000 psi एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक 2013 का पेपर में देख रही थी अभी कल परसों, उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UPLC एंड HPLC, और उनमें से एक ऑप्शन ये भी था कि इनमें प्रेशर का डिफरेंस होता है, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसमें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, इनसे काफी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, टू नोट देम डाउन। और एक और एडवांटेज होती है UPLC की, अगर आप इसमें चाहो तो आप स्टेशनरी फेज और छोटा कर सकते हो। वैसे तो आप नॉर्मली
जो कॉलम्स यूज होते हैं HPLC में वो तो यूज कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको और छोटा करना है तो 1.7 माइक्रोमीटर के भी कुछ स्टेशनरी फेस के कॉलम्स होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। अभी तक पूछा नहीं गया ये, just because I read it somewhere, ऐसे ही बता रहे हैं। So this was all about HPLC and UPLC, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। Any doubts? No, ma'am. और हमने एक और टेक्निक पढ़ी थी TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसकी भी एक ऑटोमेटेड टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है मेनली कि इट इज, इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, आप इसमें बहुत इजीली क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो। थ्रू HPTLC डेंसिटोमेट्री। डेंसिटोमेट्री याद रखना कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस टेक्निक से होती है। किसी सैम्पल पेपर में मैंने पढ़ा था ये, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड मेनली इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे TLC में जो स्टेशनरी फेस के पार्टिकल्स हैं वो हम थोड़े से साइज में नॉर्मल रखते थे, बड़े रखते थे। इसमें क्या होता है, छोटे हो जाते हैं वो। उनकी जो टिपिकल रेंज होती है दैट इज बिटवीन 3 माइक्रोमीटर to 10 micrometer, same HPLC जैसे। This is the typical range of the stationary phase particles. ज़्यादातर जो आपका stationary phase HPTLC में यूज होता है that is सिलिका जेल ओनली, और वही सब मेनली एम्प्लॉय होता है कि अगर आप नॉर्मल फेज कर रहे हो तो आप यही वाला सिलिका जेल यूज करोगे जो नेटिव फॉर्म में है, और अगर आप रिवर्स फेज TLC परफॉर्म कर रहे हो तो आप करोगे C8 या C18 सिलिका जेल यूज। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो प्लेट्स होती हैं आपकी, TLC में हम क्या कर रहे थे, हम खुद से लैब में प्लेट्स बना रहे थे, बट इसमें क्या होता है HPTLC में वी यूज प्री कोटेड प्लेट्स। यानी कि जो आपको प्लेट्स है वो आपको मार्केट से ही मिल जाएंगी, आपको खुद से लैब में बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक कंपनी है जो ये प्री कोटेड प्लेट्स मैन्युफैक्चर करती है, उसका नाम है मर्क। दिस इज, पूछ सकते हैं ये, क्योंकि एक ही ऐसी कंपनी है जो कि प्री कोटेड प्लेट्स मैन्युफैक्चर करती है। दिस इज मर्क। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन TLC एंड HPTLC। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मेन डिफरेंसेस हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल, TLC इज अ मैनुअल टेक्निक एंड HPTLC इज एन ऑटोमेटेड टेक्निक। एफिशिएंसी TLC की लेस होती है और HPTLC की जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। Why? Due to smaller particle size. एड्सॉर्प्शन और अच्छे से होगा जिस वजह से एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। देन लेयर, यानी कि किस तरह की यूज करते हो आप। इट कुड TLC ज़्यादातर हम लैब में यूज करते हैं, कुछ केसेस में प्री कोटेड प्लेट्स भी यूज होती हैं, बट HPTLC में हमेशा ही आपकी प्री कोटेड प्लेट्स यूज होंगी। देन कम्स द मीन पार्टिकल साइज, जो कि TLC में था 10 to 12 माइक्रोमीटर। इससे बड़ा भी होता है बहुत बारी। वो ये है कि आपको हर बुक में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। एंड हियर दी HPTLC का जो नॉर्मल मीन पार्टिकल साइज लिखा है दैट इज 5 to 6 माइक्रोमीटर, बट एक रेंज अगर आप याद रखना चाहो तो इट इज 3 to 10 माइक्रोमीटर। देन लेयर थिकनेस, यानी कि जो लेयर है स्टेशनरी फेस की प्लेट पे उसकी थिकनेस कितनी है।
HPTLC में TLC में it is up to 250 micrometers and HPTLC में it is up to 100 micrometers. Then comes the plate height. It is not that much important, mainly layer thickness, mean particle size, ये important है. Then solid support. इसमें TLC में हम क्या करते हैं, mainly जो मैंने lab scale पे perform होती हुई देखी है कि आप सिलिका जेल को एज इट इज यूज कर लेते हो, साथ ही साथ आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं लाइक एल्यूमिना, कीसलकर. बट अगर आप HPTLC परफॉर्म कर रहे हो या आप कोई ऐसी TLC परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपको एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी चाहिए, तो फिर आप अगर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो उसमें आप अपना स्टेशनरी फेज C8 या C18 लोगे, और अगर नॉर्मल फेज कर रहे हो तो फिर सिलिका जेल ही लोगे. सैंपल स्पॉटिंग कि आप अपना सैंपल कैसे लगा रहे हो. नॉर्मल TLC में हम कैपिलरी से लगा रहे थे या हम माइक्रो इंजेक्शन से लगा रहे थे. एंड सैंपल स्पॉटिंग हम HPTLC में कैसे कर रहे हैं, थ्रू एन ऑटो सैम्पलर, यानी कि जैसे HPLC में हो रहा था कि आप सिस्टम को कमांड दोगे, इंजेक्शन जाएगा वायल के अंदर और सैंपल ले आएगा. सेम वही सिस्टम यहाँ पे यूज होता है, ऑटो सैम्पलर through a micro syringe. These are the main differences between TLC and HPTLC. If you have any doubts, you can ask. So chromatography we have covered all important topics. बेसिक्स हो गया, थियोरीज हो गई, TLC, पेपर, कॉलम, गैस, HPLC, HPTLC. ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. आज मैं आपको अभी क्लास ख़त्म होते ही एक शीट भेजूंगी जिसमें कि आपके अराउंड 25 to 30 इतने कुछ बीच में, इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी और थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी के कुछ MCQs हैं. आज आपकी 3 क्लासेस हैं, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद आपकी 2 क्लासेस और है ना? Yes ma'am. So I know you might not get time to revise these 2 concepts today, but आपको कल मंडे है, राइट है ना? मंडे शाम 5 बजे तक आपको ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाएगा. उस नंबर पे अपनी आंसर शीट व्हाट्सएप करनी है अपने नाम के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना अगर कुछ चाहते हो कि तुम्हें कुछ फ़ायदा हो क्वेश्चन सॉल्व करने का. नहीं तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे, फिर कॉपी खोलोगे, उसमें से आंसर देखोगे, टिक करोगे, तो उसका ना तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा और तुम्हें नहीं फ़ायदा मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा. सो डू इट ऑनेस्टली. ऐसे ही आई ट्राई कि मैं आपको डेली 2 टॉपिक्स करके MCQs भेजूँ जिससे कि आपका विद इन अ वीक पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफी रिवाइज हो जाए. सो क्रोमेटोग्राफी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर करें और स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर हम कवर करेंगे जुलाई से. सो आई होप आप सब मेरे को कल 5 बजे तक अपनी टेस्ट पेपर की शीट्स भेज दोगे. क्रोमेटोग्राफी इज़ ओवर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. बुक्स आप यूज़ कर सकते हो रेमिंगटन और GR चटवाल अगर आप पढ़ना चाहो तो. Okay, so shall we finish the class now? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Have a good day. You may leave the class now. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you, ma'am.